हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 3 अप्रैल 2025 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और किसी भी तरीके की हेल्प या मदद आपको अगर मिल रही है या कुछ भी नया आप लोग अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो इसलिए आपको जितना भी कंफर्टेबल लगे उतना आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको ये और भी बताई थी कि हम लोगों ने एक सी सेट की रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम लोग 2011 से लेकर 2024 तक के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं सी सेट के। और 45 डेज़ की ये सीरीज़ रहनी है और 2 दिन इसमें हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो रेगुलर इसमें रात को 8 बजे जो है वो वीडियो पोस्ट किया जाता है यूट्यूब पर। आप में से कुछ लोग इसको ज़रूर फॉलो भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग सी सेट का रिवीजन करना चाहते हैं लास्ट के जो आपके एग्ज़ाम से पहले के कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। हालांकि आज ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं, हम लोग एक दो आर्टिकल्स जो है वो कल के भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले पेज पर तो यही खबर है कि जो वक्फ बिल है, ठीक है, ये बिल लास्ट ईयर अगस्त के महीने में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद ये बिल जो है वो जेपीसी को यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र किया गया था और उस कमेटी से वापस आने के बाद इस बिल को जो है वो कल लोकसभा में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया और देर रात ये बिल लोकसभा में पास भी हो गया। ठीक है, दिस बिल इज़ पास्ड इन लोकसभा और 288 फेवर में 232 अपोजिशन में यहाँ पर जब वोटिंग हुई, डिवीज़न हुआ, तो उसका रिज़ल्ट ये है। और आज ये बिल राज्यसभा में पेश होगा और फिर वहाँ पर इसको पास करने की प्रोसेस की जाएगी। ठीक है, तो वही है कि अब मतलब इस तरीके का कोई भी बिल आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार कहती है कि ये जैसे ये मुस्लिम्स के लिए है वक्फ, है ना, तो वो कहती है कि उनके फ़ायदे के लिए है और अपोजिशन कहता है कि ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऐसा सच और कुछ खास नहीं है। यहाँ पर हमें बेसिकली आज एक आर्टिकल डिस्कस करना है जो एक्सप्लेन पेज का आर्टिकल है। वो बात कर रहा है अबाउट दिस ब्रेसिंग फॉर एक्सटेंडेड हीट वेव्स। ठीक है, हीट वेव्स की यहाँ पर बात होगी कि इस साल जो हीट वेव्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा रह सकती हैं। ठीक है, तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे और 2-3 आर्टिकल जो हैं वो हमारे कल के हैं, तो वो हम लोग सब देखते हैं, एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक आप यहाँ पर ये इमेज देख पा रहे होंगे। ये इमेज बेसिकली है स्पेस एक्स ने एक मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, मिशन का नाम याद रखिएगा, दैट इज़ FRAM-2, FRAM-2, FRAM-2। ये पोलर ऑर्बिटिंग मिशन है और इसमें जो है वो 4 एस्ट्रोनॉट्स को भी ले जाया गया है। ठीक है, 4 एस्ट्रोनॉट्स को ले जाया गया है। इट्स अ मैन्ड मिशन, इट्स नॉट एन अनमैन्ड मिशन, मैन्ड मिशन है। और इसमें जो है वो जो ये एस्ट्रोनॉट्स हैं जो वो अर्थ का चक्कर लगाएंगे वो लगाएंगे पोल टू पोल। ठीक है, मतलब पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे ऐसे पोल टू पोल। और ये पहली बार होगा कि जब पोल टू पोल ह्यूमंस ट्रैवल कर रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी जो स्पेसक्राफ्ट में या किसी भी मिशन में जो एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है उन्होंने कभी भी इस पे अर्थ का जो चक्कर है वो पोल टू पोल वाले ऑर्बिट में नहीं लगाया है। तो ये पहली बार होने जा रहा है। स्पेस एक्स का मिशन है, ध्यान रखिएगा, FRAM-2, दैट इज पोलर ऑर्बिटिंग मिशन एंड इट्स अ मैन्ड मिशन। ये ध्यान रखिएगा, इट्स अ मैन्ड मिशन, इट्स नॉट एन अनमैन्ड मिशन। ठीक, तो ये आप नोट डाउन ज़रूर करें। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, एक और इशू चल रहा है अभी, जो महाबोधि टेम्पल है, ठीक है, बिहार के बोधगया में जो महाबोधि टेम्पल या महाबोधि मंदिर है, इसको लेकर
विवाद चल रहा है। हालांकि ये विवाद बहुत पुराना है, दशकों पुराना विवाद है, लेकिन अभी रिसेंटली ये फिर से ट्रिगर हुआ है। ठीक है, अब क्या है ये पूरा का पूरा इशू, इसको हम लोग देखते हैं। देखो, यहाँ पर पिछले 2 महीनों में लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है, बड़े स्तर पर जो है वो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं पूरे इंडिया में। और वो किस लिए हो रहे हैं, डिमांड क्या है कि जो बिहार के बोधगया में जो महाबोधि टेम्पल है, उसका पूरा का पूरा जो नियंत्रण या कंट्रोल है वो किसको दे दिया जाए, बुद्धिस्ट को दे दिया जाए। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको ये पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया जाए, ऐसा यहाँ पर मांग या डिमांड चल रही है। अब ये जो प्रोटेस्ट हैं, दीज आर द लेटेस्ट चैप्टर इन द डिकेड्स ओल्ड डिस्प्यूट ओवर हु कंट्रोल्स वन ऑफ द होलीएस्ट साइट्स इन बुद्धिज्म। ठीक है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र जगहों में से एक है ना। तो और ये दशकों पुराना विवाद है कि इसका जो नियंत्रण है या जो कंट्रोल है वो कौन करेगा। तो ये दशकों पुराना विवाद है, लेकिन अभी इस तरीके के बीच बीच में प्रोटेस्ट होते रहते, तो अभी भी इससे ऐसे ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि जो 1949 का एक बोध गया टेम्पल एक्ट बनाया गया, BGTA बनाया गया, जिसके अंतर्गत अभी ये टेम्पल करेंटली गवर्न होता है, इस एक्ट को ख़त्म किया जाए, इस एक्ट को रिपील किया जाए। ठीक है, ऐसा बुद्धिस्ट जो है वो लोग चाहते हैं। अब इस टेम्पल की अगर हम बात करें तो टेम्पल मैंने आपको बताया कि बिहार के बोध गया में है। ठीक है, और बोध गया में ही जो बो ट्री है उसके नीचे मेडिटेट करते हुए या ध्यान करते हुए जो प्रिंस सिद्धार्थ थे, जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, उनको एनलाइटनमेंट मिलता है। ठीक है, और वो क्या बन जाते हैं, ही बिकेम बुद्धा। ठीक है, लिटरली जिसका मतलब होता है दी एनलाइटनमेंट। और ये चीज़ होती है 589 BC में। ये चीज़ें आपने बुद्धिज़्म में पढ़ी होंगी, है ना। ये तो बचपन में कहानियाँ वगैरह भी सब सुनी है, तो ये वही बात है। अब यहाँ पर एक सिंपल श्राइन जो है वो बनाई गई थी इस साइट को मार्क करने के लिए, कि मतलब यहाँ पर जो है वो जो सिद्धार्थ थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ही बिकेम एनलाइटेंड, और वो बुद्धा यहाँ पर बने थे। तो उस एरिया को मार्क करने के लिए यहाँ पर एक सिंपल श्राइन जो है वो बनाई गई थी अशोका के द्वारा। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोका के द्वारा बनाई गई थी 3री सेंचुरी BC में, 3rd सेंचुरी BC में ये बनाई गई थी। और उसका अगर हम बात करें तो आज सिर्फ जो श्राइन बनाई गई थी वो काफ़ी सिंपल थी। उसका सिर्फ जो वज्रासन या डायमंड थ्रोन, स्टोन स्लैब अंडर द बोधि ट्री नेक्स्ट टू द टेम्पल रिमेन्स। ठीक है, एक स्टोन का जैसा स्लैब है जो कि उस ट्री के जस्ट बगल में है, जहाँ पर माना जाता है कि बुद्धा ने ज्ञान की प्राप्ति करी, नीचे उसके बैठ के ध्यान किया, मेडिटेशन किया। तो वहाँ पर सिर्फ वो स्टोन स्लैब है। ठीक है, जो कि एम्परर अशोका ने श्राइन बनाई थी उसका पार्ट है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ और एडिशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाए गए, और वो बनाए गए जब शुंग पीरियड था, जब शुंग डायनेस्टी ने राज किया 2nd-1st सेंचुरी BC के आसपास, उन्होंने ये चीज़ बनाई। ठीक है, 5वीं शताब्दी में एक चाइनीज़ ट्रेवलर फाजियान या फायान जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर आता है और वो ये लिखता है कि देयर वर 3 मोनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अराउंड द टेम्पल इन गया। ठीक है, कि गया में जो ये मंदिर है उसके पास 3 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। ठीक है, ऐसा ये बताता है। लेकिन जो ये करंट पिरामिडल स्ट्रक्चर है कैन बी डेटेड टू द रेन ऑफ गुप्ताज इन द 6th सेंचुरी C। यानी कि इस तरीके का जो आप ये पिरामिडल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बेसिकली 6th सेंचुरी का है। ठीक है, 6th सेंचुरी CE का है, गुप्ता के पीरियड्स का। ठीक है, गुप्ताज के पीरियड का ये पिरामिडल स्ट्रक्चर माना जाता है। इसके बाद जो पालास थे, दैट वाज द पाला डायनेस्टी का जो रूल था, दैट वाज 8th से 12th सेंचुरी CE के बीच में, ये लास्ट मेजर रॉयल पैटर्न्स थे इस महाबोधि टेम्पल के। और 11th और 12th सेंचुरीज आते आते बुद्धिज़्म जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लगता है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इसी वजह से उसके कई सारे जो सेंटर्स हैं इंक्लूडिंग इन गया, वो भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, डिक्लाइन होने लगते हैं। ठीक है, अब इसके कंट्रोल को लेकर बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है। अब ये जो श्राइन है,
दैट वॉज एन स्टेट ऑफ डिसरिपेयर व्हेन अलेक्जेंडर कनिंगम द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिगेन रिस्टोरेशन इन द 1880s। 1880 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फाउंडर थे दैट इज़ अलेक्जेंडर कनिंगम, उन्होंने जब रिस्टोरेशन का काम शुरू किया तो उस समय ये जो श्राइन है उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। ठीक है, मतलब ऐसी स्थिति में थी कि उसको रिपेयर भी करना मुश्किल था। अब यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार, यूनेस्को जिसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है इस महाबोधि टेम्पल को, ये ध्यान रखिएगा कि इस टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को का स्टेटस मिला हुआ है 2002 में। उसके अनुसार ये श्राइन जो है वॉज लार्जली अबेंडेंड बिटवीन 13 एंड 19th सेंचुरी। 13वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में ये जो श्राइन थी वो अबेंडन थी, मतलब उसका कोई देखभाल करने वाला, रख रखाव करने वाला नहीं था। लेकिन एक पॉपुलर लीजेंड या एक आप कह सकते हैं मान्यता या एक कहानी के अनुसार, जो कि श्राइन के ऑफिशियल वेबसाइट में भी है, वहाँ पर यह लिखा गया है कि एक वेंडरिंग शेवाइट मॉन्क, ठीक है, एक घुमंतु शेवाइट मॉन्क जिनका नाम है महंत घमंदी गिरी, ठीक है, वो गया में आते हैं लगभग 1590 के आसपास एंड एस्टेब्लिश्ड व्हाट वुड बिकम द बोध गया मठ। ठीक है, और वो एक ऐसी जगह की स्थापना करते हैं जो बाद में जाके बोध गया मठ, एक हिंदू मोनेस्ट्री वहाँ पर बन जाती है। अब इन्हीं के जो फिर आगे इनके जो मतलब फॉलोअर्स होते हैं, जो डिसेंडेंट्स होते हैं, वंशज होते हैं, वही इस महाबोधि टेम्पल को कंट्रोल करते हैं और उनका ये कहना है कि ये एक हिंदू साइट है। ठीक है, वो इसको एक हिंदू साइट मानते हैं, है ना। वो उनका ये कहना है कि हमारी जो मठ की टीचिंग है वो ये बताती है कि लॉर्ड बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के 9th इनकारनेशन या 9वें अवतार हैं और हम बुद्धिस्ट को जो है वो अपने भाई मानते हैं, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, वहाँ के जो अभी हिंदू प्रीस्ट हैं जो इस बोध गया मठ के इंचार्ज हैं, स्वामी विवेकानंद गिरी, उनका ये कहना है। अब ये जो मांग उठी है कि ये टेम्पल को बुद्धिस्ट को दे दिया जाए, ये आज से नहीं उठी है। ठीक है, ये मांग 19th सेंचुरी से चल रही है। इनिशियली इस पूरे के पूरे एक तरीके से आप कह सकते हैं कैंपेन को लीड करते थे श्रीलंका के एक मॉन्क थे जिनका नाम था अनगरिका धम्मपाल। ठीक है, वो हिंदू जो प्रीस्ट है जो इस महाबोधि टेम्पल का कंट्रोल या नियंत्रण करते हैं, उनको वो कोर्ट तक ले गए। ठीक है, अब धर्मपाल का जो स्ट्रगल है वो ख़त्म होता है ये जब एक्ट बनता है, दैट इज़ बोध गया टेम्पल एक्ट, है ना, बिहार असेंबली में बनता है 1949 में, उनके धम्मपाल के डेथ होने के 16 साल के बाद। ठीक, अब बीजीटीए जो है वो कंट्रोवर्शियल क्यों है, ये जो एक्ट है यही विवादास्पद क्यों है? तो बीजीटीए में लिखा गया है कि क्रिएशन ऑफ अ कमिटी टू रन द महाबोधि टेम्पल, कि इस टेम्पल को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, ऐसा उसमें लिखा है। इस कमेटी में जो है वो चेयरमैन होंगे और 8 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिनमें से 4 जो है वो बुद्धिस्ट होंगे और 4 जो है वो हिंदूज होंगे इंक्लूडिंग द महंत। ठीक है, ऐसा उसमें लिखा गया है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि जो गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो इस कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कभी गया के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अगर वो हिंदू नहीं है, अगर वो नॉन हिंदू हैं, तो फिर एक हिंदू को जो है वो कमेटी का चेयरमैन नॉमिनेट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो हालांकि इस श्राइन के मैनेजमेंट में बुद्धिस्ट का कुछ स्टेक है, लेकिन कंट्रोल फिर भी हिंदूज के पास ही है। ठीक है, और यही जो है वो आज मुख्य वजह है इन टेंशंस की, क्योंकि बुद्धिस्ट साइड क्लेम करते हैं दैट हिंदी रिचुअल्स हैव गेन्ड प्रीडोमिनेंस इन द टेम्पल ओवर द ईयर्स, क्योंकि बुद्धिस्ट का ये कहना है कि इस मंदिर में जो बुद्धिस्ट मतलब जो हिंदू रीति रिवाज हैं वो ज़्यादा फॉलो किए जाने लगे हैं समय के साथ साथ। ठीक है, और लीगली अगर हम बात करें तो जो बुद्धिस्ट का केस है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था जब अयोध्या वाला मामला हुआ था, बावड़ी विध्वंस हुआ था, उस समय ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी। इस एक्ट में वही लिखा गया है कि किसी भी रिलीजियस करेक्टर का, मतलब किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, जो भी पूजा पाठ का या किसी भी धर्म का, है ना, जो कोई भी जगह है
उसका जो धार्मिक परिवेश है, जो उसका रिलीजियस कैरेक्टर है, जैसा वो 15 अगस्त 1947 को था वैसा ही रहेगा, उसके साथ बदलाव या छेड़खानी नहीं की जा सकती है। ठीक है, ऐसा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा गया है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो ब्लॉक करता है एनी लीगल अटेम्प्ट्स बाय द बुद्धिस्ट टू रीगेन कंट्रोल ऑफ द टेम्पल। ठीक है, तो बुद्धिस्ट जो है वो इस टेम्पल का कंट्रोल रीगेन इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो कोई भी ऐसा केस वगैरह फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये उस चीज़ को प्रोहिबिट करता है। हालांकि ये एक्ट जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में अंडर द चैलेंज है ना, बट इसके ऊपर अभी सुनवाई नहीं हो रही है। 2012 में 2 मॉन्क्स जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल की थी कि ये जो BGTA है, बोध गया टेम्पल एक्ट, इसको रिपील किया जाए। लेकिन 2012 से अभी तक 13 साल हो चुके हैं, अभी भी ये मामला जो है वो कोर्ट के सामने लिस्ट नहीं हुआ है। सुनवाई होना तो दूर की बात है, अभी ये लिस्टिंग भी नहीं हुई है। और ये जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है वो तब ट्रिगर होती है when a group of Buddhist monks who were fasting against non-Buddhist rituals in the temple were forcibly removed from the temple premises at midnight on 27th February। ठीक है, वहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जो नॉन बुद्धिस्ट रिचुअल्स मंदिर में बढ़ रहे हैं, हिंदू रिचुअल्स बढ़ रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो फास्टिंग कर रहे थे। ठीक है, तो उनको जो है वो जोर ज़बरदस्ती मंदिर के प्रेमाइसेस से 27 फरवरी को की आधी रात को उनको हटाया गया। तो उससे ये प्रोटेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। और इस प्रोटेस्ट को अभी जो है वो लीड किया जा रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, उसके द्वारा। ठीक है, तो हालांकि ये इशू क्या है वो आपको समझ में आया होगा यहाँ से, बट ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि किसने यहाँ पर क्या बनवाया है ना, किस पीरियड का ये है, इसको जो है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए, क्लियर है बात। इसको आप लोग हिस्ट्री में भी ले सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर में भी ले सकते हैं, है ना, GS पेपर 1 में ही रहेगा। इसके बाद अगला आर्टिकल हम लोग देखते हैं, ऑल अबाउट सैटर्न्स 128 न्यूली डिस्कवर्ड मून्स। सैटर्न जो है उस पर कुछ नए मून्स डिस्कवर किए गए हैं, और वो भी कितने, 128। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एस्ट्रोनॉमर्स ने मोर देन 100 न्यू मून्स अराउंड सैटर्न डिस्कवर किए हैं, पॉसिबली द रिजल्ट ऑफ कॉस्मिक स्मैशअप्स दैट लेफ्ट डेब्रिस इन द प्लैनेट्स ऑर्बिट एज रिसेंटली एट 100 मिलियन ईयर्स अगो। यानी कि लगभग आज से 100 मिलियन साल पहले कुछ कॉस्मिक, कुछ स्मैश वगैरह, स्मैश मतलब कुछ चीज़ें आपस में टकराई, उसकी वजह से कुछ डेब्रिस पैदा हुआ और वो इस प्लैनेट के ऑर्बिट में जो है वो रह गई, और अब वो इस प्लैनेट का चक्कर लगाने लगी है। ठीक है, तो इसलिए उनको मून कहा जाता है। अब जो गैस जाइंट प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, उनमें काफ़ी ज़्यादा मून होते हैं। ठीक है, मून बेसिकली क्या है, मून कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि किसी प्लैनेट या किसी अदर बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट इज़ नोन एज मून। ठीक है, जुपिटर की अगर हम बात करें तो 95 मून्स हैं, यूरेनस में 28 है, नेपच्यून में 16 है, और सैटर्न में अब ये संख्या हो जाएगी 274। देयर आर 274 मून्स ऑफ सैटर्न। ठीक है, हालांकि इनमें से ज़्यादातर जो मून्स हैं दे आर रॉक्स। ठीक है, पत्थर हैं और बहुत छोटे हैं, है ना। हमारे मून की अगर हम बात करें जो कि 2159 माइल्स अक्रॉस है, उससे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन क्योंकि इनके जो ऑर्बिट्स हैं वो ट्रैकेबल हैं अराउंड देयर पेरेंट बॉडी, तो साइंटिस्ट जो सोलर सिस्टम्स में ऑब्जेक्ट्स को कैटलॉग करते हैं कि मतलब कौन से तरीके का ऑब्जेक्ट्स किस कैटेगरी में जाएगा, तो वो इनको मून मानते हैं, क्योंकि इनका जो ऑर्बिट है वो अपने पेरेंट बॉडी के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भी ये जो 128 न्यू मून्स है सैटर्न के, इनको रेटिफाई कर दिया है। अब मैनी मून्स अगो, देखो ये मून्स जो हैं वो डिस्कवर हुए 2023 में यूजिंग द कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप एट मौना किया इन हवाई। वहाँ पर एक टेलीस्कोप लगा हुआ है, उसके थ्रू इसको डिस्कवर किया गया। ये सारे के सारे मून्स जो हैं वो इरेगुलर हैं। ठीक है, मीनिंग दे आर स्मॉल, बहुत छोटे हैं। ऑर्बिट एट अ हाईली एंगल्ड स्लोप रिलेटिव टू सैटर्न्स इक्वेटर। सैटर्न का जो इक्वेटर है उससे काफ़ी ज़्यादा स्लोप पर इनका ऑर्बिट है। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए। दूसरी चीज़ लिखा है
दे ऑफन ट्रेवल अराउंड द प्लैनेट बैकवर्ड रिलेटिव टू द अदर मेजर मून्स, यानी कि जो बड़े मून हैं उनके कंपैरिजन में इनका डायरेक्शन जो है वो कैसा है, बैकवर्ड है। मतलब अगर बाकी मून इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं उल्टा, इसको रेट्रोग्रेड मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, और 6.5 मिलियन टू नियरली 18 मिलियन माइल्स फ्रॉम द प्लैनेट, प्लैनेट से कितना दूर है, 6.5 मिलियन से लेकर 18 मिलियन माइल्स तक दूर है ना। और अगर कंपैरिजन की हम बात करें तो प्लैनेट यानी कि सैटर्न के जो मेजर मून्स हैं इंक्लूडिंग टाइटन विच इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न एंड इंकेलेडस, ये जो है वो लगभग 2 मिलियन माइल्स अवे हैं। तो आप इसके कंपैरिजन में देख सकते हैं कि वो मून काफ़ी दूर भी हैं। अब अनरेवलिंग द स्पेस मिस्ट्रीज, तो जो ये इतने सारे मून्स की एग्जिस्टेंस हमें अराउंड सैटर्न दिखाई दे रही है, ये इस तरफ इशारा करती है कि मल्टीपल ड्रामेटिक कोलिजन्स, ठीक है, कई सारी कोलिजन्स जो है वो स्पेस में हुए होंगे। अब ये जो रिसर्चर्स की टीम है इनका ये मानना है कि रेगुलर मून्स वर कैप्चर्ड बाय सैटर्न एट सम पॉइंट इन इट्स हिस्ट्री। ठीक है, ये जो इरेगुलर मून्स थे या जो आप एक तरीके से कह सकते हैं जो स्पेस में कोलिजन्स हुए हैं उससे जो डेब्रिस पैदा हुई है वो सैटर्न के ऑर्बिट में आ गए हैं। ठीक है, सम मे बी फ्रेगमेंट्स ऑफ द लार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट कोलाइडेड एल्सवेयर इन द सोलर सिस्टम while others may be further fragments of collision between larger moons। ठीक है, मतलब ये कोलिजन वगैरह होके ही आए हैं। और टीम्स ने इनको ग्रुप किया है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल फैमिलीज फ्रॉम द सेम कोलिजन्स, कि सेम कोलिजन्स में से कौन कौन से आए हैं उनको उन्होंने आइडेंटिफाई करते हुए एक ग्रुप उनके बनाए हैं। एक इंटरेस्टिंग सब ग्रुप का नाम जो है वो रखा गया है मुंडल फेरी। ठीक है, जो ये 128 न्यू मून्स है उनमें से इनका कहना है कि एक ग्रुप है 47 मून्स का जो माना जा रहा है कि एक ही तरीके के कोलिजन से पैदा हुए हैं, उनका नाम इन्होंने रखा है मुंडल फेरी। ठीक है, द टीम थिंक्स इट माइट बी द रिजल्ट ऑफ कोलिजन विद इन सैटर्न्स ऑर्बिट एज रिसेंट एज 100 मिलियन ईयर्स अगो विच वॉज नॉट सो लॉन्ग अगो ऑन कॉस्मिक टाइम स्केल्स। ठीक है, तो टीम का ये मानना है, रिसर्चर्स की टीम का, कि ये जो 47 है, ठीक है, ये सैटर्न के ऑर्बिट में ही कोलिजन हुआ है, वहाँ से ये पैदा हुए हैं और ये कोलिजन लगभग आज से 100 मिलियन साल पहले हुआ है। ठीक है, हालांकि वैसे अगर हम देखें तो इन जनरल टर्म्स में 100 मिलियन साल बहुत पुराना है, बट कॉस्मिक टाइम स्केल के हिसाब से ये बहुत बड़ी ड्यूरेशन नहीं है क्योंकि वहाँ पर हम बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करते हैं। ठीक है, अब इन मून्स के बारे में समझना जानना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इनका साइज़ छोटा है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर जो है वो इनको फिर भी पढ़ सकते हैं या इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है उसका इस्तेमाल करके। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है जनरल, मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है कि कौन से प्लैनेट में अभी नए मून्स डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर जो ये टर्म दिया हुआ है दैट इज़ मुंडल फेरी, ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली सीन इन न्यूज़ ये क्या है। ठीक है, चले तो साइंस एंड टेक में इसको आप लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग बात करते हैं ब्रेसिंग फॉर एक्सटेंडेड हीट वेव्स, ये आज का ही आर्टिकल है। ये बात कर रहा है, देखो अभी आईएमडी ने यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि इस बार की जो गर्मी होगी वो एक्सट्रीमली वार्म होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार पड़ेगी। ठीक है, लेटेस्ट जो फोरकास्ट इसने दिया है इसमें यह कहा गया है कि ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री यानी कि देश के ज़्यादातर हिस्सों में अबव नॉर्मल नंबर ऑफ हीट वेव डेज रहेंगे, यानी कि जो हीट वेव रहती है जितने दिन उससे ज़्यादा दिनों तक के लिए हीट वेव रहेगी देश के ज़्यादातर हिस्से में। ऐसा प्रेडिक्शन आने वाले महीनों के लिए आईएमडी ने किया है। ठीक है, और ये फोरकास्ट जो है इज़ इन लाइन विद द जनरल ट्रेंड ऑफ समर हीट बिकमिंग मोर इंटेंस एंड हीट वेव्स अकरिंग विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो भी रहा है कि समर की जो हीट है वो ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और हीट वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो उसी के इनलाइन या उसी की तरह तर्ज पर ये फोरकास्ट किया गया है। दिस हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर पीपल्स हेल्थ, इसका असर लोगों के सेहत पर पड़ता है, पर्टिकुलरली जो पुअर लोग हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, है ना, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है। ठीक है, इनकम लॉस वगैरह भी होती है। जैसे आप कोई वल्नरेबल, जैसे आप मान लीजिए आप इसको अगर कहें कि इनकम लॉस कैसे होगा, देखो इनकम लॉस ऐसे होता है कि मान लो कोई ये होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, वेजिटेबल सेलर जो होता है, जैसे फल सब्जी की ठेली लगाने वाला जो है ना, अब गर्मियों के दिनों में
जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अभी तो खैर उतनी ज़्यादा नहीं है, बट जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी अभी अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ महीनों में, तो वैसे समय में वो दिन में बाहर निकलेगा, क्योंकि उसकी तो मजबूरी है ना, वो ठेला लेके घर से बाहर निकलेगा तो बीमार पड़ने के चांसेस हैं उसके। ठीक है, और अगर वो इतनी ज़्यादा गर्मी को देखते हुए घर से नहीं निकलता तो उसकी तो फिर मजदूरी जाएगी, उसकी दिहाड़ी नहीं जाएगी, वो चीज़ें बेच नहीं पाएगा, तो उसकी इनकम लॉस होगा, है ना। ये चीज़ें इस तरीके से। अब यहाँ पर ये लिखा है कि अनलाइक सम अदर consequences ऑफ क्लाइमेट चेंज, द impacts ऑफ हीट वेव्स कैन बी लार्जली मैनेज्ड इफ टाइमली एक्शंस आर इनिशिएटेड। यानी कि कुछ क्लाइमेट चेंज के ऐसे कंसिक्वेंसेस हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको हम मैनेज नहीं कर सकते, बट हीट वेव्स के जो असर हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं अगर समय पर कुछ एक्शंस ले लिए जाएं। कई सारे शहरों में और राज्यों में हीट एक्शन प्लान्स हीट वेव्स से डील करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि इनका असर जो है वो लोगों के ऊपर थोड़ा सा कम हो। हालांकि कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं सामने रिसेंट ईयर्स में जो ये बताती है कि हीट वेव प्लान्स का हीट एक्शन प्लान्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने भी एक आर्टिकल देखा था, है ना, याद है आपको। अब यहाँ पर आईएमडी ने जो फोरकास्ट किया है, आईएमडी का ये कहना है कि अप्रैल से जून के महीने में जो हीट वेव डेज़ हैं, मतलब जितने हीट वेव डेज़ होते हैं उससे ज़्यादा रहने की उम्मीद है प्रैक्टिकली एंटायर नॉर्दर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में। एक्सट्रीम साउथ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यही वो ऐसे रीजन हो सकते हैं जहाँ पर एक्सेप्शनल हीट ना देखने को मिले। ठीक है, नॉर्मल नंबर ऑफ हीट वेव डेज वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी कि किस राज्य में हीट वेव डेज कितने होते हैं नॉर्मल, वो राज्य टू राज्य, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कि राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में लगभग समर सीज़न में, अगर एक नॉर्मल ईयर का समर सीज़न है तो ये माना जाता है कि 8 से 12 दिन जो है वो हीट वेव्स के रहेंगे। ठीक है, लेकिन 2024 में अगर हम बात करें तो ईस्टर्न राजस्थान में 23 हीट वेव डेज एक्सपीरियंस किए गए थे और वेस्टर्न राजस्थान में 29। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो नॉर्मल ईयर में लगभग 10 से 12 हीट वेव डेज एक्सपेक्टेड रहते हैं, लेकिन पिछले साल यहाँ पर भी 32 हीट वेव डेज थे। ठीक है, तो ये वही चीज़ हो गई, मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल हो गया और दिस इज अबव द नॉर्मल। ठीक है, अब 2004 का जो साल है वो पर्टिकुलरली काफ़ी ख़राब था, है ना। हर राज्य, सिर्फ इन राज्यों को छोड़ के, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर हीट वेव एक्सपीरियंस हुई थी पूरे देश में। इवन केरला में भी 6 दिन की हीट वेव कंडीशंस रिकॉर्ड की गई थी ड्यूरिंग द समर सीजन। और पिछले साल यानी कि 2024 में टोटल नंबर ऑफ हीट वेव डेज जो थे पूरे देश के, अगर हम मिला लें हर राज्य के, तो दैट वाज 554 डेज। ठीक है, सम ऑफ हीट वेव डेज इन ऑल द स्टेट्स, वही मैंने आपको बताया, और ये हाईएस्ट था इन लास्ट 15 ईयर्स। इससे पहले 2010 में 578 हीट वेव डेज थे। ठीक है, तो लास्ट 15 सालों में सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ हीट वेव डेज रहे हैं वो 2024 में रहे हैं और उससे पहले थे 2010 में। अब इंसिडेंटली आपको ये भी पता है कि 2024 यानी कि लास्ट ईयर, दैट वाज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, पूरी दुनिया के लिए भी और इंडिया के लिए भी अब तक का सबसे गर्म साल रहा है 2024। लेकिन कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है बिटवीन द नंबर ऑफ हीट वेव डेज ड्यूरिंग अ सीजन एंड द एवरेज एनुअल टेम्परेचर। ठीक है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई साल अगर गर्म रहा है तो वहाँ पर नंबर ऑफ हीट वेव डेज जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा है, आगे उसका एक मतलब डेटा भी दिया है इन्होंने समझाने के लिए। हीट वेव्स आर कंसनट्रेटेड पीरियड्स ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर यूजुअली ओवर रिलेटिवली स्मॉल एरियाज। हीट वेव्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है, एक छोटा पीरियड होता है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो भी एक स्मॉलर एरिया में। एनुअल टेम्परेचर जो है वो पूरे के पूरे देश या पूरे के पूरे किसी एक बड़े रीजन के ऊपर जो टेम्परेचर्स हैं उनका एक एवरेज होता है। ठीक है, तो उनका आपस में कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं है। 2023 की अगर हम बात करें तो अभी तक का ऑन रिकॉर्ड सेकंड वार्मेस्ट ईयर रहा है 2023, लास्ट टू लास्ट ईयर, लेकिन उसमें सिर्फ 230 हीट डेज थे। ठीक है, 2022 की अगर हम बात करें तो वो एज अ होल रिलेटिवली काफ़ी कूल था, बट फिर भी वहाँ पर 467 हीट वेव डेज जो है वो रिकॉर्ड किए गए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हीट वेव डेज कि कितने हीट वेव डेज हैं और कितना एनुअल टेम्परेचर है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पर आगे देखिए, द लाइकली नंबर ऑफ हीट वेव डेज इन द कमिंग सीजन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद मच कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ हीट वेव डेज आने वाले महीनों में होंगे, इसको एज सच प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो फैक्ट है कि फ्रीक्वेंसी और हीट वेव की इंटेंसिटी जो है वो लगातार बढ़ रही है, ये कई सारी स्टडीज़ में बात सामने आई है। एक ऐसी ही रिसेंट स्टडी जो है, दैट इज़ हीट वेव्स इन इंडिया, पैटर्न्स, एसोसिएशंस एंड सब सीजनल प्रिडिक्शन स्किल्स, ये राजू मंडल और इनके कुछ कलीग्स के द्वारा की गई है एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इन पुणे। इन्होंने हीट वेव के ट्रेंड्स बताए हैं पिछले 7 दशकों में। ठीक है, इस स्टडी में ये पाया गया है कि दैट इंस्टेंसेस ऑफ हीट वेव्स in central, northwest and southeast regions of the country had been growing at the rate of about 3 heat wave days per decade since 2000। ठीक है, कि सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट रीजन्स में जो नंबर ऑफ हीट वेव डेज हैं वो हर दशक के हिसाब से 3-3 बढ़ते जा रहे हैं। 2000 सन से ऐसा हो रहा है। और द इंक्रीज वॉर मोर प्रोनाउंस्ड इन रिलेटिव टर्म्स इन द साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स दैट इंक्लूड उड़ीसा, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो इंक्रीज़ है वो और भी ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद इसमें ये भी कहा गया है कि देयर वॉज अ स्टडी राइज इन लॉन्ग ड्यूरेशन हीट वेव्स। ठीक है, ऐसी हीट वेव जो ज़्यादा लंबे समय तक रहती हैं, यानी कि 7 दिन या उससे ज़्यादा एट अ स्ट्रेच लगातार रहती हैं, उनकी जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ रही है। द स्टडी सेड लॉन्ग ड्यूरेशन हीट वेव्स हैड बिकम मोर प्रेवलेंट इन द नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न रीजन्स। ठीक है, जो ये लॉन्ग ड्यूरेशन की हीट वेव्स हैं वो इन रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, विच में हैव मोर सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। स्टडी में ये भी नोट किया गया है कि इंस्टेंसेस ऑफ हीट वेव्स अकरिंग आउटसाइड द समर मंथ्स। ठीक है, गर्मियों के बाहर भी, मतलब गर्मियों का जो सीज़न है उसके बाहर भी जो हीट वेव्स के इंस्टेंसेस हैं उनको भी यहाँ पर नोट किया गया है। जैसे 2023 में हीट वेव लाइक कंडीशन जो है वो देश के कई हिस्सों में फरवरी में देखने को मिली थी, जबकि फरवरी इज़ नॉट अ समर मंथ। ठीक है, इसके बाद अगर हम हीट एक्शन प्लान्स की बात करें तो आईएमडी जो है वो फेयरली एक्यूरेट फोरकास्ट देता है। ठीक है, स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को वो अलर्ट कर देता है 5 से 7 दिन इन एडवांस में कि आने वाले 5-7 दिन के बाद हीट वेव्स होगी, वो अलर्ट कर देता है। ठीक है, जैसा कि रेनफॉल होती है, जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो हाईली लोकलाइज्ड इवेंट होती है, लेकिन हीट वेव्स ऐसा नहीं है। हीट वेव्स एज़ कम्पेयर टू द लोकलाइज्ड रेनफॉल उससे ज़्यादा लंबे या ज़्यादा बड़े एरिया में फैली होती है और इसको वेदर मॉडल्स इजीली कैप्चर कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी जो फोरकास्ट है वो बेटर हो सकती है एज़ कम्पेयर टू द रेनफॉल्स। हाउएवर इम्प्रूव फोरकास्ट हैव नॉट नेसेसरीली ट्रांसलेटेड इनटू मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्स मेजर्स टू टैकल हीट वेव्स। ठीक है, फोरकास्ट तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन उससे ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि जो रिस्पॉन्स मेजर्स लिए जा रहे हैं हीट वेव्स को टैकल करने के लिए वो भी ज़्यादा इफेक्टिव हुए हैं। ठीक है, कम से कम 23 राज्यों में और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लोकलाइज हीट एक्शन प्लान्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें ऐसे स्टेप्स दिए गए हैं कि जो हीट वेव्स की वजह से जो डिसरप्शंस होते हैं या जो हीट रिलेटेड डेथ्स होती हैं उनको कम करने के लिए इनमें से ज़्यादातर जो इंटरवेंशंस हैं वो काफ़ी आसान है, लो कॉस्ट हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में शेड्स वगैरह बनाना। ठीक है, पानी की अवेलेबिलिटी का अरेंजमेंट करना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS का डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग दी वल्नरेबल ग्रुप्स, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस की टाइमिंग्स को शिफ्ट करना, है ना। इस तरीके के जो मेजर्स हैं, जो कदम उठाए गए हैं, ये हीट वेव के एक्सपोजर को कम करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे हैं और जो हीट रिलेटेड इलनेसेस हैं उनको भी कंटेन करने में इन्होंने रोल प्ले किया है। हालांकि कई रीसेंट असेसमेंट्स ये बताते हैं कि जो हीट एक्शन प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन है वो एडिक्वेट या पर्याप्त नहीं है। एक रीसेंट स्टडी की गई है बाय सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव, दिल्ली बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोर लाइकली टू इम्प्लीमेंट शॉर्ट टर्म मेजर्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शॉर्ट टर्म मेजर्स जो है, मतलब जो दीर्घकालिक कदम है उनको उठा रही है, जैसे कि वही पब्लिक प्लेसेस में ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविज़न करना, है ना, वर्कर्स के लिए कूल शेड्स बनाना, या फिर हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर करना कि हीट रिलेटेड इलनेस से वो डील कर सकें। हालांकि जो लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस हैं, जैसे कि शहरों का ग्रीन करना, शहरों को ग्रीन करना, है ना, वाटर बॉडीज़ को रिजुविनेट करना, पार्क्स वगैरह क्रिएट करना, ओपन स्पेस क्रिएट करना, जिससे लॉन्ग लास्टिंग कंट्रीब्यूशन हो
टूवर्ड्स ब्रिंगिंग द लोकल टेम्परेचर, मतलब लोकल टेम्परेचर को कम करने के लिए। इस तरीके के जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं वो नहीं उठाए जा रहे हैं, ठीक है। इन इफेक्ट द गवर्नमेंट्स वर ओनली रिएक्टिंग टू हीट वेव इवेंट्स व्हेन इट अकर्ड एंड नॉट डूइंग इनफ टू डील विद द प्रॉब्लम इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ठीक है। सरकार जो है वो तभी रिएक्ट कर रही है कि जो कोई हीट इवेंट हो जाता है उसके बाद, ठीक है। इस प्रॉब्लम को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डील करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। करेंटली हीट एक्शन प्लान्स जो है दे आर ट्रिगर्ड व्हेन आ फोरकास्ट और एन अलर्ट कम्स इन, जब फोरकास्ट या अलर्ट होती है उसके बाद ही ये हीट एक्शन प्लान्स को ट्रिगर किया जाता है। इंस्टेड दे नीड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द ओवरऑल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट एज एन एसेंशियल मेजर टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको जो ओवरऑल डेवलपमेंट इनिशिएटिव होते हैं सरकार के, उनमें इंटीग्रेट होना चाहिए हीट एक्शन प्लान्स वगैरह भी, है ना, ताकि जो हमारा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए या क्लाइमेट चेंज के अडेप्टेशन में जो हमारे असेंशियल चेंजेस हैं या असेंशियल मेजर्स हैं उसके रूप में होने चाहिए ये। ऐसा नहीं कि अलर्ट आया, फोरकास्ट आया कि 5 दिन बाद जो है वो हीट वेव्स होगी तब आप जाके कदम उठाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, जो ओवरऑल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है वहाँ पर ये इंटीग्रेटेड होने चाहिए, ठीक है। और लॉन्ग टर्म मेजर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट है वो भी लॉन्ग लास्टिंग होगा। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। इसको आप लोग एनवायरनमेंट में ही ले सकते हैं, क्लाइमेट चेंज में, ठीक। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। और जाने से पहले मैं आपको एक बार ये फिर से बता दूं कि अगर आप सी सेट का रिवीजन करना चाहते हैं PYQs के थ्रू हमारे साथ, तो 2011 से 2024 तक के PYQs हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में टॉपिक वाइज। 45 डेज़ की सीरीज़ है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, आप लोग आएँ और ज़रूर इसका रिवीजन करें। ये आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है 2025 का सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बाकी अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो अभी भी आप लोग कर सकते हैं। हमारे ऐप और वेबसाइट में इस तरीके की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी अलग अलग, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है ज़रूर एनरोल करें। आप ऐप को हमारे प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में अगर आपको ऐप नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसका APK लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और किसी भी तरीके की हेल्प या मदद अगर आपको मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस तरीके से कि ये जो सेशंस हैं वो ऐसे ही यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं या कुछ भी और सजेशंस फीडबैक आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग जो है वो हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।